हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद तुषार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि यूपीएससी और अभी रिसेंटली पीएससी के लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछे जाने सवालों में से एक है। द टॉपिक का नाम है वैदिक एरा, जिसकी स्टार्टिंग होती है लगभग 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक के बीच में। इसमें टॉपिक जब हम कवर अप कर रहे हैं तो हम इसको कवर अप करेंगे बोथ एज एन प्री और मेंस दोनों के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और भी बहुत सारी बातें आपको वीडियो के दौरान मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो वैदिक एरा की जो शुरुआत है वो तब से होती है जब हमें वैदिक टेक्स्ट हमने एज एन सोर्स फाउंड आउट किया गया था। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है वो कंपोज किया गया था आर्यंस के द्वारा। ठीक है, और जब ये कंपोजिशन हुआ है उसी टाइम पीरियड को बेसिकली हम वैदिक एरा बोलते हैं। तो क्या हुआ है कि हिस्टोरियंस ने बेसिकली क्या किया था कि जब उनको वेद ऋग्वेद का जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जब उनको फाउंड आउट हुआ, सबसे ओल्डेस्ट रिटन ऋग्वेद फाउंड आउट हुआ है, तो उसी टाइम पीरियड को उन्होंने एज एन ऋग्वैदिक एरा कह दिया है। तो जितना पुराना वो ऋग्वेद माना गया है उतना हमने ऋग्वेद एरा उसको कह दिया है। ठीक है, तो वो बाद में वो अर्ली वैदिक एरा, लेटर वैदिक एरा, वो अलग अलग बाद में डिफाइन होता है। बट जो टाइम पीरियड जहाँ पे ऋग्वेद हमको मिला, जो रिटन टेक्स्ट मिला है, उस टाइम पीरियड को हमने ऋग्वैदिक एरा कह दिया। ठीक है, अब ऋग्वेद जो बेसिकली कंपोज किया था वो किसने किया था? आर्यंस ने ऋग्वेद कंपोज किया था। तो आर्यंस बेसिकली, आर्यन शब्द का मतलब बेसिकली क्या होता है? आर्य का मतलब होता है टू कल्टीवेट, जिसका मतलब एक लिटरली मीनिंग ये भी होता है किन्समैन और कंपेनियन। और इसका एक संस्कृत मीनिंग जो निकल के आता है वो आता है मैन ऑफ गुड फैमिली या नोबल्स। ठीक है, तो ये अर् का मतलब निकल के आता है। ठीक है, और इंडो आर्यंस बेसिकली क्या हम बोलते हैं, इंडो आर्यंस ने ही बेसिकली वैदिक टेक्स्ट कंपोज किया था। तो इंडो आर्यंस हम कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं? इंडो आर्यंस मतलब होते हैं वो जो ईरानियन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के ऊपरी क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनको हम इंडो आर्यंस के तौर पे बोलते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ऋग्वेद कंपोज किया गया है। ठीक है, अब इंडियन आर्यंस, इंडो आर्यंस को बेसिकली क्या अलग से डिफाइन किया गया उनको कि ये एक लिंग्विस्टिक टर्म था जिसमें एक सब ग्रुप की हम बात करते हैं जो इंडो ईरानियन ब्रांच से निकल के आया है, इंडो यूरोपियन फैमिली से। तो ऐसा माना जाता है कि ईरान, पाकिस्तान, भारत और जब यूरोप की तरफ में ये जो ग्रुप था, ये ट्राइब का ये जो फैला, तो वो वाला जो पूरा क्षेत्र उन्होंने जब कवर अप किया तो वहां लोग जिस टाइप की लैंग्वेज बोलते थे वो इंडो ईरानियन या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती थी। तो वहां से हमने इस सब ग्रुप को नाम दिया है क्या? इंडो आर्यंस। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या चालू हुआ? ऋग्वैदिक एरा। ठीक है, अब बेसिकली आर्यंस कब कहाँ से निकल के आए थे? तो ये थ्योरी है, ये अक्सर पूछी जाती है। तो कभी कभी आपको ये इसमें प्री में भी आपको मिल जाएगी और या मेन से इसमें आपको इसमें समझने मिल जाएगा। तो आर्यंस जब से आए हैं उसके लिए दो तीन थ्योरीज निकल के आई है सामने। तो अलग अलग थ्योरी को हम लोग देखेंगे एक एक अलग अलग तरीके से डिफाइन करके। तो सबसे पहली आती है यूरोपियन थ्योरी, थ्योरी की आयरन्स कहाँ से आए थे। तो इसको बेसिकली दिया था किसने? सर विलियम जोन्स ने 1786 में। ठीक है, इनका एक कहना था कि आर्यंस बेसिकली एक सेमी नोमैडिक पीपल थे जो नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी से आए थे, मतलब यूरोपियन साइड से आए थे, यूरेशिया से वो आए थे, ब्लैक सी के ऊपर से। और फिर वो उन्होंने क्या किया है, वो अलग अलग जाके जगह पे बस गए। अब उन्होंने इसका एविडेंस कैसे दिया है कि उन्होंने लिंग्विस्टिक ग्रुप की बात करी। एक तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि ग्रीक, लैटिन, जर्मन और वहां की जो बोलने वाली यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें उन्होंने एक कंपैरिजन बताया कि जैसे संस्कृत वर्ड निकल के आती है मातृ, ठीक है, वो लैटिन वर्ड से मिलता है मातर से। दूसरा पितृ जो है संस्कृत वर्ड निकल के आता है वो पातर से मिलता है लैटिन वर्ड्स के। तो उन्होंने ऐसे लैंग्वेज ग्रुप इकट्ठे किए और उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया कि ये जो ग्रुप आया था ये इंडो यूरोपियन जगह से आया था, मतलब यूरोप साइड से आया था और यहाँ पे आके बस गया। इसके अलावा दूसरी थ्योरी जो दी है वो मैक्स मुलर ने दी है, इसे कहते हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशियन थ्योरी के आधार पे जो आर्यंस का घर था उसे सेंट्रल एशिया बोला गया है। तो इसमें जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला एरिया है सेंट्रल एशिया का एरिया कहलाता है। यहाँ पर भी इन्होंने लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप बताया है। तो अवेस्ता नाम का जो एक ईरानियन ग्रंथ लिखा गया है वो, उसकी सिमिलैरिटी वेदों से बहुत ज्यादा मिलती है। तो उन्होंने कहा कि शायद ये सेंट्रल एशिया से आए थे और यहाँ पे ईरान और भारत साइड में आके बस गए। तो ये दी थ्योरी किसने? मैक्स मुलर ने दी। फिर आती है एक आर्कटिक रीजन की थ्योरी, ये दी है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का ये कहना था कि आर्यंस जो थे वो नॉर्दर्न आर्कटिक रीजन से आए थे।
क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा गया है कि 6 महीने की 6 महीने लंबे दिन होते थे और 6 महीने लंबी रातें होती थी। तो वेदों में इसके बारे में दिया गया है, इसलिए शायद जो आर्यन हुआ करते थे वो आर्कटिक रीजन से आते थे। ये थ्योरी की थी आर्कटिक रीजन की बाल गंगाधर तिलक ने। फिर आता है तिब्बत थ्योरी। ये थ्योरी दी है दयानंद सरस्वती ने। इनका ये कहना था कि तिब्बत ही जो एरिया है वो ही ओरिजिनल घर रहा है इनका आर्यंस का, और इसका रेफरेंस आपको वेदों में और दूसरे अदर आर्यन टेक्स्ट में भी आपको मिल जाता है। तो ऐसे करके ये 4 थ्योरीज निकल के आई है कि आर्यंस कहाँ से आए थे। अब जो फाइनल थ्योरी जो बाद में अभी फ्यूचर में निकल के आई वो इंडियन थ्योरी है। इसको सपोर्ट करने वाले हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर AC दास, गंगानाथ झा, LD काला और RB पांडे। इनका ये कहना था कि आर्यंस जो थे इसी जगह के इंडिजीनियस थे, इसी सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया के। और उन्होंने इसका एविडेंस दिया है ऋग्वेद से, जहां पे सप्त सिंधु की बात की गई है एज एन उनके ओरिजिनल होम। तो सप्त सिंधु कौन सा एरिया था? जहां पर ये जो 7 नदियां बहती थी, सरस्वती और ब्यास, सतलज, ये वाली जो नदियां हैं, ये सप्त सिंधु का रीजन होता था और यही उनका क्या है, ओरिजिनल होम है आर्यंस का। उसके बाद उन्होंने बताया कि संस्कृत के पास ज्यादा ऐसे शब्द मिलते हैं जो इंडो यूरोपियन वोकेबल्स जो है उसमें दूसरे यूरोपियन लैंग्वेजेस में इतने नहीं मिलते जितने शब्द आपको संस्कृत में मिलते हैं। तो जो ओरिजिन है वो संस्कृत है और जो भारत का रीजन है वही उसका ओरिजिन है। फिर उसके बाद उन्होंने ज्योग्राफिकल डाटा दिया ऋग्वेद का, जिसमें रीजन ऑफ पंजाब और उसके आसपास के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि ये लोग क्या रहते थे, यहीं रहते थे। उसके बाद रिवर्स के ऊपर कुछ हाइम्स लिखी गई है ऋग्वेद में, है ना। इसको आपको कुछ ऐसे जैसे सरस्वती नदी के ऊपर कुछ हाइम्स लिखी गई हैं, ब्यास नदी के ऊपर कुछ हाइम्स लिखी गई हैं, तो वो ऋग्वेद में आपको इसका मेंशन मिलता है। इससे पता चलता है कि जो ऋग्वेदिक लोग थे वो इसी रीजन में रहा करते थे। तो ये बेसिकली इंडियन थ्योरी है जो बताती है कि आर्यंस बिलोंग करते थे कहाँ से, इसी जगह से बिलोंग करते थे, भारत के क्षेत्र से। अब रीजन ऑफ आर्यंस की हम बात करें कि कौन कौन सी ये रीजन में रहते थे, तो ये सबसे अर्ली वैदिक पीरियड में हमको इनके रीजन के बारे में पता चलता है। तो ये आपको रीजन मिलता है कौन सा, अफगानिस्तान का, पंजाब का और वेस्टर्न यूपी का रीजन, ठीक है। तो उसमें जो सप्त सिंधु की बात करी गई है, तो उसमें कौन कौन सी नदियां हैं बेसिकली, तो उसमें एक है इंडस, जिसको पुराने समय में बोला जाता था सिंधु, झेलम को बोला जाता था वतिस्ता, ब्यास को बोला जाता था विपासा, चेनाब को बोला जाता था अस्किनी, रावी को बोला जाता था पृशिनी और सतलज को बोला जाता था सुतुद्री। इसके अलावा एक 7वीं रिवर थी जिसे हम सरस्वती नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 7वीं नदी थी जो सरस्वती नदी थी, और शायद सरस्वती का जो बहने का जो पार्ट था वो शायद यहीं किसी एरिया से आता था। तो ऐसे करके 7 नदियों के बीच में सप्त सिंधु रीजन में क्या बसा था, इंडो आर्यंस का घर बसा था, ठीक है। इनका जो रीजन अगर आप देखेंगे तो पुरानी जो ट्राइब्स है उनके साथ में, जैसे ये यहाँ पर एक अलग भले ही ले दिया है पर सरस्वती नदी बोला जाता है यहाँ बहती थी, ठीक है। ऐसे कुछ एविडेंस हमको मिलते हैं। तो इनकी कौन कौन सी ट्राइब्स जो रहती थी वो यहाँ रहती थी, जैसे गांधारी, ध्रुयु, कृवि, पुरु, वृजवंत, अनु, तुर्वासु, यदु, भारत, पुरु, है ना। ये आपको सारी ट्राइब्स जो है वो यहाँ पे मिलती है। ये अर्ली वैदिक पीरियड के समय में ये सारी इंडो आर्यन ट्राइब्स यहाँ बसा करती थी, और ये पूरा रीजन कौन सा था, सप्त सिंधु का रीजन था। अब हम बात करते हैं वैदिक एरा पे, ठीक है। तो वैदिक एरा बेसिकली 2 पार्ट में हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है। एक जिसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक एरा, जिसे हम ऋग्वैदिक कल्चर के नाम से जानते हैं, दूसरा है लेटर वैदिक कल्चर, ठीक है। तो अर्ली वैदिक कल्चर जो है वो 1500 BC से 1000 BC के आसपास में था, और लेटर वैदिक जो है वो 1000 BC से 500 BC के आसपास में गिना जाता है। अर्ली वैदिक एरा को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें जो ग्रंथ लिखे गए थे उसके आधार पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया। तो अर्ली वैदिक एरा में आपको ऋग्वेद लिखा गया है। लिखने वाले कौन लोग थे, तो पुराने जो ऋषि हुआ करते थे उनके द्वारा लिखा है, जैसे विश्वामित्र, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज और वृत्समादा। लेटर वैदिक कल्चर में ऋग्वेद के अलग अलग पार्ट लिखे गए थे। तो जैसे कि उसमें ऋग्वेद की संहिता की बुक नंबर 1, 8, 9 और 10 लिखी गई थी। साथ में सामवेद की संहिता, यजुर्वेद की संहिता, अथर्ववेद की संहिता लिखी गई थी। बचे कुछ जो वेदों के ऊपर जो ब्राह्मण लिखे गए, अरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ये सब लेटर वैदिक कल्चर के टाइम पीरियड पे लिखे गए। इसी के आधार पे हमने अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को अलग अलग करके हमने डिफाइन किया है। अब अपन देखते हैं वेद क्या है, ठीक है।
तो वेद बेसिकली जिस शब्द से निकल के आता है विद, इसका अर्थ होता है नो, टू नो या नॉलेज, ज्ञान या जानने को क्या बोला जाता है, वेद बोला जाता है। वेदों को हम श्रुति भी बोलते हैं। जानना क्योंकि ज्ञान से होता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ ज्ञान हो रहा है तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये सुनने के द्वारा हो रहा है, इसलिए वेद को श्रुति श्रुति भी बोला जाता है। इसको श्रुति श्रुति इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि वेदों को शुरुआती तौर पे ओरली ट्रांसमिट किया जाता था कई सेंचुरी से। तो पहले वेद लिखे नहीं जाते थे, ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे। गुरु अपने शिष्य को बताता था, वो उसको कंठस्थ कर लेते थे, फिर वो अपने शिष्य को बताते थे। बाद में एक समय आया है जब वेदों को दोबारा लिखना चालू किया गया था, ठीक है। फिर वेदों के कई पार्ट होते हैं, तो वेदों के बेसिकली 4 पार्ट हैं, जिसमें एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक और एक है उपनिषद। 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये है वेद। अब हम सबसे पहले वेद की बात करते हैं जिसका नाम है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 1028 हाइम्स या सूक्त लिखे गए हैं, ठीक है। इनको 10 मंडलों के अंदर लिखा गया है। सबसे शुरुआती मंडल जो होते थे वो मंडल 2 और मंडल 7 थे, जिन्हें एक ऋषि के परिवार द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मंडल 1 और मंडल 10 जो है वो बाद में जोड़े गए हैं, जिसमें आपको पुरुष सूक्त मिलता है, जिसमें आपको 4 वर्णों का जिक्र जो है वो मिलता है, वो मंडल 1 और 10 में आपको मिलता है। प्रीस्ट, खासतौर पे ऋग्वेद से जुड़े जो पुरोहित जो हैं वो कोत्री और मोत्री हैं, ठीक है। जो उनके प्रीस्ट होते थे उनको कोत्री या मोत्री बोला जाता था। फिर ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। देखिए ये प्री का सवाल है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के नाम पे ऋग्वेद को रखा है, कि दुनिया की अगर कोई बहुत ह्यूमन हेरिटेज की हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो कौन सी है, ऋग्वेद। सबसे फेमस जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के मंडल 3 में लिखा गया है। और ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण जुड़ा है, आयत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी के प्री में पूछा जाता है कि किससे कौन सा ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। तो ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण जुड़ा है, ऐत्रेय ब्राह्मण। फिर आता है सामवेद। सामवेद बेसिकली क्या है, ये कलेक्शन ऑफ वर्सेज है जिसमें ज्यादातर ऋग्वेद को मतलब पढ़ने का तरीका, सामवेद से आप पढ़ते हैं तब आपको ऋग्वेद पढ़ने का तरीका लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पोएटिक फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। इसमें 1810 मेलोडीज लिखी गई है, जिसमें सबसे फेमस जो ध्रुपद राग है जो तानसेन ने गाया था वो भी आपको सामवेद के अंदर मिलता है। सामवेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। अब सामवेद में 8 ब्राह्मण लिखे गए हैं जो कौथुमा शाखा से बिलोंग करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, पंचविंश, सदाविंश, समाविधान, अर्ष्या, दैवता, छंदोग्य, समजितोपनिषद और वंशा। तो ये 8 ब्राह्मण जो है वो सामवेद के ऊपर लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्री में कि सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं और कितने ब्राह्मण हैं। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में बेसिकली क्या लिखा है, प्रोसीजर लिखा है कि सेक्रीफाइसेस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो आपको यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल को हम सफेद कहते हैं और कृष्ण को काला, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद में क्या लिखे गए हैं, इसमें केवल मंत्र लिखे गए हैं और इससे रिलेटेड ब्राह्मण कौन सा है, शातपाद ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से रिलेट करता है। कृष्ण यजुर्वेद में दोनों ही मंत्र और उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और इसका कौन सा ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से रिलेट करता है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। अब अपन देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, इसमें कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स और चार्म्स हैं जो बुरी आत्माओं को या बीमारियों को दूर भगाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इसमें 20 कांड है जिसमें 711 सूक्त लिखे गए हैं। इसे नॉन आर्यन वर्क के तौर पे बताया जाता है। उसे माना जाता है कि आर्यों ने इसे नहीं लिखा है, बाद के कुछ लोगों ने या दूसरे लोगों ने इसको लिखा है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद, और इसका ब्राह्मण क्या है, गोपाद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से रिलेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसे माना जाता है कि आर्यों ने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। और इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद इसका उपवेद है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो जिस ग्रंथ में
सेक्रीफाइसेस सेरेमनीज को परफॉर्म करने के रूल्स लिखे होंगे, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, हर वेद के कई प्रकार के ब्राह्मण है, जैसे अभी मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मण जो है से हम सतपाद ब्राह्मण कहते हैं, जो यजुर्वेद से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर कोई ब्राह्मणों के बारे में पूछे तो ब्राह्मण लोग नहीं होते, ब्राह्मण बेसिकली ग्रंथ भी होते हैं। ठीक है, जिसमें सेक्रीफाइशियल सेरेमनी को कैसे परफॉर्म किया जाता है उनके कुछ रूल्स लिखे होते हैं। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, कई वेदों के कई ज्यादा ब्राह्मण भी लिखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्राह्मण है वो सतपाद ब्राह्मण कहा जाता है, जो यजुर्वेद से रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं अरण्यक क्या होते हैं। अरण्यक बेसिकली वो ग्रंथ हैं जिन्हें जंगलों में लिखा गया था संतों के द्वारा या हर्मिट्स के द्वारा, जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें मिस्टिसिज्म, फिलोसफी और सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म ब्राह्मण करवाते थे उसके विरोध में चीजें लिखी गई हैं अरण्यक में। ठीक है, इसमें खास तौर पे फोकस किस पे किया जाता है? मेडिटेशन पे, और कई प्रकार के जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं उसके फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाए जाते हैं किसमें? अरण्यक में। तो ये ऋषि द्वारा या संतों द्वारा या साधुओं द्वारा लिखे गए ग्रंथ होते हैं जो जंगलों में उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरण्यक कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद की बेसिकली शुरुआत होती है गुरु शिष्य परंपरा से। ठीक है, तो उपनिषद का मतलब ही क्या होता है? उपनिषद मतलब टू सिट नियर, मतलब आओ पास बैठो, इसे क्या कहते हैं? उपनिषद। तो अभी तक में 108 जो है उपनिषद लिखे गए हैं, जिसमें 13 सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। ठीक है, अब इनमें किन की बातें करी जाती हैं? इसमें आत्मा और ब्रह्म की बात करी जाती है, और टोटल फिलोसफिकल बातें आपको मिलेगी। किन किन के बारे में? लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, सेल्फ के बारे में, शरीर के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में। तो इसमें सारे उपनिषद में गुण ज्ञान जिसे हम कहते हैं ना, वो दिया जाता है उपनिषद में। मंड्योक उपनिषद अभी तक का सबसे बड़ा उपनिषद रहा है। ठीक है, छंदोग उपनिषद है, इसमें 3 आश्रम के बारे में दिया गया है। देखिए, ये यूपीएससी अक्सर इस प्रकार का सवाल पूछता है कि छंदोग उपनिषद में क्या लिखा गया है। इसमें ही सबसे पहले 3 आश्रमों के बारे में लिखा गया है, और इसमें 2 प्रकार की मैरिजेस के बारे में भी लिखा गया है छंदोग उपनिषद में। तो उसमें 2 प्रकार की मैरिजेस कौन सी है? एक होती है अनुलोम मैरिज और एक होती है प्रतिलोम मैरिज। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह वो होता है जिसमें एक पुरुष अपने वर्ण से नीचे वाली वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह, जिसमें एक स्त्री या कोई लड़की अपने वर्ण से नीचे वाले वर्ण के से किसी से विवाह करती है, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार के विवाह को वेदों में इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वेद इसके लिए मना करते हैं कि ऐसे विवाह नहीं करना चाहिए जिसमें कोई स्त्री अपने वर्ण से नीचे वाले किसी वर्ण से विवाह करे। अब हम बात करते हैं वेदांग की, कि वेदांग क्या होते हैं। तो वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। तो लिम्ब्स ऑफ वेद क्या कहते हैं? वेदांग। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या दिया जाता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। वेदों को समझने के लिए वेदांगों को लिखा गया था, तो इसमें प्रॉपर रिसाइटेशन दिया जाता है ताकि आप वेदों को समझ सके। इनको सूत्र के फॉर्म्स में लिखा गया है, जिसमें 6 सूत्र हैं। तो जब आप सूत्रों को पढ़ते हैं, वेदांगों को पढ़ते हैं, तब आपको वेद समझ में आते हैं कि इसे पढ़ना कैसा है। तो उसमें 6 सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है सूत्र शिक्षा का, जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। दूसरा है कल्प, जिसमें रिचुअल साइंस दिया गया है। फिर है ज्योतिष, जिसमें एस्ट्रोनॉमी की बात है। फिर आता है व्याकरण, जिसमें ग्रामर की बात लिखी गई है। फिर आता है निरुक्त, जिसमें एटिमोलॉजी लिखी है। फिर आता है छंद, जिसमें है मेट्राइसिस। तो ऐसे ये 6 क्या आते हैं? वेदांग है। 6 वेदों के अंग वेदांग है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कल्प सूत्र की। कल्प सूत्र जिनको फर्दर डिवाइडेड किया गया है किन चीजों में? तो 3 प्रकार में और इसको डिवाइड किया जाए। पहला है शौत्रा सूत्र। ठीक है, ये वैदिक सेक्रीफाइसेस के ऊपर लिखा रहता है कि किस प्रकार के वेदों के सेक्रीफाइसेस होने हैं, वो शौत्रा सूत्र में आपको मिलेगा। फिर गृह सूत्र आता है, जिसमें जो लाइफ स्टेजेस होती है आदमी की, जैसे संस्कार से लेके उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि, है ना, इनके बारे में आपको गृह सूत्र में पता चलता है। ठीक है, फिर आता है धर्म सूत्र। तो ये 3 जो है ये किनके पार्ट है? ये कल्प सूत्र के पार्ट है। ठीक है, अब फिर आता है एक ग्रंथ जिन्हें हम पुराण कहते हैं। ठीक है, तो पुराण से शब्द ही मतलब समझ में आता है, पुराना मतलब कि कोई ओल्ड। पुराणों को बेसिकली किसने लिखा है? व्यास ऋषि ने। तो अभी मैं ये बता दूं कि कोई सिंगल व्यास ऋषि नहीं थे, ऐसे कई प्रकार के व्यासपीठ हम इसलिए बोलते हैं, जिसमें कई प्रकार के ऋषि जो आके बैठते हैं उन्हें हम व्यास ऋषि कहते हैं। तो कई प्रकार के व्यास ऋषियों ने अलग अलग टाइम पीरियड पे पुराणों का रचना की है। तो ये अकेला मत समझिएगा कोई एक ही व्यास ऋषि थे। ठीक है, तो व्यास ऋषियों द्वारा जो लिखा जाता था उन्हें पुराण कहते थे। तो पुराणों में बेसिकली क्या था? इसमें कई प्रकार के पास्ट
परसेप्शंस या डिफाइन किए गए थे, ठीक है। तो इसमें जैसे पास्ट ट्रेडिशंस कैसे होते थे, पास्ट की ऐसे वैल्यूज लोग क्या फॉलो अप करते थे, उनके ऊपर दृष्टिकोण डाला गया है पुराणों के द्वारा, ठीक है। तो इसमें अभी की हमारी जो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, वो हमको पुराणों के द्वारा पता चलती है, ठीक है। तो 18 महापुराण लिखी गई है, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ब्रह्म, विष्णु, नारद, पद्म, भागवत, गरुड़, या आप देख लेना 18 पुराण कौन कौन सी है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी पुराण है जैसे वत्स है, हरिवंश है, ब्राह्मण है, ठीक है, ब्रह्म पुराण है, मत्स्य है, हरिवंश है। इनमें क्या था, इनमें कुछ हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के बारे में, जैसे हरण्यक है, शिशुंगनाथ है, अनंदाज है, मौर्य है, शुंग है, इनके बारे में हिस्टोरिकल जो नॉलेज है वो आपको इन पुराणों में भी मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली पुराण ना जो 4 युग बीतते हैं उनके बारे में 5 टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो 4 युगों में जो 5 टॉपिक हैं वो आपको पुराणों के अंदर मिल जाएंगे। तो वो 5 टॉपिक कौन कौन से, पहले सर्ग, ये बताता है आपको कि वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ। फिर आता है प्रतिसर्ग, जिसमें रिक्रिएशन कैसे हुआ। फिर आता है मनवंतर, जिसमें जो मनु के कितनी लाइफ साइकिल्स हैं उनके बारे में लिखा गया। तो हर 4 युगों का एक मनु होते हैं, फिर अगला मनु चून होता है, वो अगले 4 युगों तक रहता है। फिर वंश के बारे में, तो हर आप पुराणों में देखोगे कि देवताओं के, ऋषियों के वंशजों के बारे में लिखा जाता है। फिर वंशानुचरित्र भी है, जैसे रॉयल डायनेस्टीज की बात करें, जैसे सूर्य है और चंद्र है, तो जैसे आपने सूर्य वंश या चंद्र वंश के बारे में लिखा गया है, ये भी आपको किसके अंदर मिलता है, पुराणों के द्वारा आपको पता चलता है। अब हम बात करते हैं एक और ग्रंथ जिसको कहते हैं धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र स्पेसिफिकली डील करता है धर्म से। तो धर्म के बारे में जो कोड ऑफ कंडक्ट लिखे जाते हैं कि धर्म क्या है, धर्म को कैसे फॉलो अप करना चाहिए, वो आपको मिलता है धर्मशास्त्र में। तो इसको हम कैसे कहते हैं इंग्लिश में, अ राइचियस मॉरल लॉ, है ना, कि एक मनुष्य को अपने जीवन में क्या सही है ये कैसे पता चलेगा, तो वो धर्मशास्त्र के द्वारा उसको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र में आपको जो पुरुषार्थ है उसको कंप्लीट करने की बातें लिखी जाती है। पुरुषार्थ को हम बेसिकली लाइफ गोल्स के तौर पर देखते हैं, जैसे जिसमें आता है धर्म, जिसे राइचियस कंडक्ट बोला जाता है। फिर अर्थ, मटेरियल वेलबींग, काम, सेंसुअल प्लेजर, मोक्ष, है ना, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये 4 पुरुषार्थ बेसिकली आपको धर्मशास्त्र के द्वारा पता चलते हैं, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थों में जैसे धर्मशास्त्र में धर्म लिखा गया है, अर्थशास्त्र में अर्थ के बारे में लिखा गया है ना, बेसिकली कमाना जो होता है अपना ग्रह चलाने के लिए वो है। काम जो होता है वो मित्र हो, पत्नी हो, सखा हो, बंधुजन हो, उनके साथ जो आपका बताया हुआ अच्छा समय, जो भावनात्मक जुड़ाव होता है, वो काम को दर्शाता है। और मोक्ष बेसिकली जो जीवन मरण के फेरे से छुटकारा पाना हो, उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ टोटली होते हैं, ठीक है। धर्मशास्त्र को बेसिकली डिवाइड किया गया है धर्म सूत्र में और स्मृति में। धर्म सूत्रों का निर्माण किया गया था 600 से 300 बीसी के आसपास में, और स्मृति का निर्माण किया गया था 200 से 900 कॉमन एरा के आसपास में, ठीक है। ये बिफोर कॉमन एरा है और ये कॉमन एरा के आसपास में। तो धर्मशास्त्र को भी अलग अलग टाइम पीरियड पे लिखा गया है। धर्मशास्त्र बेसिकली 3 सोर्सेज से अपने आप को उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो धर्मशास्त्र जब हम कभी लिखते हैं तो अपने मन मुताबिक हमने धर्मशास्त्र नहीं किया लिखा है। धर्मशास्त्र के सोर्सेज हैं कि हमने वो धर्मशास्त्र कैसे लिखे। तो वेदों को पढ़ के, श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा और शिष्टाचार के द्वारा हमने धर्मशास्त्र की रचना करी है। तो इन तीनों को जब हम पढ़ते हैं तब हमको जो ज्ञान होता है उससे हमने धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब किसी भी पर्सन का जो धर्म होता है वो कई प्रकार के फैक्टर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि उसका जेंडर क्या है, उसके हिसाब से उसका धर्म अलग क्या होगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है उसका, ठीक है, उसके हिसाब से उसका धर्म अलग होगा। फिर उसका वर्ण क्या है, उसके हिसाब से धर्म अलग होगा। और उसका जो आश्रम वो फॉलो अप कर रहा है उसके हिसाब से भी धर्म उसका अलग अलग होगा, ठीक है। अभी तक जो 4 वर्ण हम लोग देखते हैं उसके जो शुरुआती 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता है। ये भी आपको धर्मशास्त्र के द्वारा लिखा जाता है। कोई भी द्विज कैसे बनता है, जनेऊ संस्कार के द्वारा ही द्विज बना जा सकता है। और शूद्र का जनेऊ संस्कार बेसिकली नहीं किया जाता, ठीक है, या जो लोग जनेऊ संस्कार नहीं करते उनको हम शूद्र कहते हैं। ये भी आपको धर्मशास्त्र से पता चलता है, ठीक है। अब 4 धर्मशास्त्र जो है उसमें 4 प्रकार के आश्रम दिए गए हैं। धर्मशास्त्र में 4 प्रकार के आश्रम दिए गए हैं। वो 4 प्रकार के आश्रम कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचर्य, जिसे सिलेबसी कहते हैं। फिर आता है गृहस्थ, हाउस होल्डरनेस। वानप्रस्थ, जिसमें पार्शियल रिनंसिएशन कहा जाता है, मतलब मनुष्य जंगल में जाकर रह रहा है पर अभी टोटल संन्यास नहीं लिया है। फिर आता है चौथा संन्यास, जिसमें कंप्लीट रिनंसिएशन की बात कर देते हैं, वो पूरा घर संसार त्याग देता है। जो 4 प्रकार के आश्रम हैं इनके बारे में आपको धर्मशास्त्र से पता चलता है। अब हम बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट ग्रंथ की, एपिक्स की, ठीक है। पहला है महाभारत और दूसरा रामायण।
दोनों को ही शुरुआत में ओरल और रिटन ट्रेडिशन हिस्ट्री माना जाता है। ठीक, इनका लिंक जो है वो आपको पुराणों से मिलता है, और कई ऐसे एपिसोड्स हैं जैसे कि मनु की प्रोजनी, मतलब मनु के जो बच्चे हैं, इनके बारे में जो आपको ज्ञान मिलता है ना, ये आपको पुराणों के आधार पुराणों में भी मिलता है और इन एपिक्स में भी आपको मिलता है, महाभारत और रामायण में। ठीक है, तो इनको हम काव्य के तौर पे बोलते हैं, दोनों को काव्य के तौर पे। ठीक है, तो ये जो दो एपिक्स है ना, वो क्लियरली हमको सचेत करवाते हैं किन चीजों के बारे में। जैसे महाभारत का जो ग्रंथ है, उसमें एक सेक्शन आता है, उसमें रामोपाख्यान लिखा है, जिसमें भगवान राम की आपको स्टोरी मिलती है। साथ में आपको कुरुज और हस्तिनापुर जो रामायण के समय में थे, उसके बारे में भी आपको हिस्ट्री में पता चलता है। तो भगवान राम के समय में भी हस्तिनापुर में कुरुज रूल कर रहे थे, ये भी आपको किससे पता चल जाएगा? रामायण से पता चल जाएगा। और इसका जिक्र भी आपको कहाँ मिल जाता है? रामायण महाभारत में मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, महाभारत का जो पुराना जो नाम था ना, वो जया था। ठीक है, जिसमें वर्सेस जो थे कम थे, बाद में उसका नाम चेंज करके महाभारत रखा गया है। ठीक है, महाभारत की संरचना जो है, हिस्टोरिकल एविडेंस जो हमको मिले, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल एविडेंस जो मिले हैं वो 400 BC से लेके 400 कॉमन एरा तक में, मतलब इस दौरान के बीच में महाभारत रचना करी गई थी लिखित तौर पे। रामायण की जो रचना है वो 400 BC से 300 C कॉमन एरा तक में करी गई है। इसकी भी रचना की बात करी जा रही है। ठीक है, महाभारत को रचयिता थे कौन? वेद व्यास जी, जिन्होंने इसमें 18 पर्व लिखे गए हैं और लगभग 1 लाख वर्सेस में महाभारत लिखी गई है। ठीक है, रामायण को अपन आदि काव्य भी कहते हैं। इनको लिखने वाले, इनका नाम वाल्मीकि है, जिसमें 7 कांड है और 24,000 वर्सेस में ये रामायण लिखी गई है। ठीक है, महाभारत लगभग कब लिखी गई? द्वापर युग के आसपास में हुई थी, और त्रेता युग के समय में रामायण हुआ था, ये हमको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, अगर ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो हमारे यहाँ पे डेटिंग चलती है पुराणों के आधार पे, और हिस्टोरिकल डेटिंग जो है ये अलग अलग है। तो अभी यहाँ पे जो मैंने आपको डेटिंग दी है ना, ये हिस्टोरिकल एविडेंस जो मिले हैं हमको, जो पुरानी महाभारत ग्रंथ रचना मिली है, वो लगभग 400 BC के आसपास की लिखी है हमको, कुछ उसके अवशेष मिले हैं, ये उसका टाइम पीरियड लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये ग्रंथ कब लिखे गए थे, ग्रंथों की रचना की बात है। अब हम लोग बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड की। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड जो हुआ था ना, वो इस एरिया को ध्यान से देखिएगा। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग इस जगह पर रहते थे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में लोग फिर इस साइड में चलते चले आए थे, तो हम लोग उस पर अभी बात नहीं करेंगे, अभी अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम की बात करेंगे। तो जो शुरुआत में माना जाता है कि इंडो आर्यंस जो रहते थे ना, वो इस क्षेत्र में रहते थे। तो यहाँ पर आपको पुराने जो इंडो आर्यंस हैं, उनके जो ट्राइब थी उनका नाम भी है, जैसे ध्रुया जो थी, तुर्वासा जो थी, विपास जो थी, भारत जो ट्राइब थी, पुरु जो ट्राइब थी, ये शुरुआत के हैं ना, ये जो ट्राइब जो थी वो यहाँ रहते थे। सॉरी, विपास जो है नदी है। ठीक, ये पुरानी ऋग्वैदिक ट्राइब इस क्षेत्र में रहा करती थी। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक जो आर्यंस थे, उनकी सोशल लाइफ किस प्रकार की होती थी। तो हमको हिस्टोरिकल एविडेंस से ऐसा पता चला है कि ऋग्वैदिक आर्यन जो थे वो सेमी नोमैडिक थे, मतलब वो कंटिन्यूस घूमते रहते थे, एक जगह कहीं टिकते नहीं थे, और कंटिन्यूस घूम घूम के ही वो अपनी ट्रैवलिंग के थ्रू ही लाइफ बिताते थे। ठीक है, ये ज्यादातर ट्राइब्स के फॉर्म्स में रहते थे। इन लोगों की जो सोसाइटी थी वो मोनार्कियल सोसाइटी थी, मतलब एक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट राजा होगा, भले बाय चॉइस वो लोगों के आएगा, लेकिन एक हेरिडिटरी भाई नहीं होगा, लेकिन मोनार्कियल हुआ करते थे। ठीक है, ये यूजुअली वॉरियर्स हुआ करते थे, और लगातार दूसरे नोमैड्स थे उनके साथ कंटिन्यूस बैटल में रहा करते थे। ये लोग अपने साथ घोड़े और रथ रखा करते थे लड़ाई के समय में। तो मतलब वो ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में रथ और घोड़े भी हैं। इनके जो चीफ होते थे उनको राजन बोला जाता था, या गोपा बोला जाता था, या गोपति बोला जाता था, जिसको बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टर ऑफ काउस। इनके जो प्रीस्ट होते थे उनको पुरोहित बोला जाता था, जो पूजा पाठ कराते थे उनको बोलते थे पुरोहित। ये लोग ज्यादातर संस्कृत भाषा ही बोलते और लिखते थे। तो शुरुआती ऋग्वैदिक आर्यन संस्कृत में बात करते थे और संस्कृत ही लिखते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यंस ने अपने आप को दूसरे ग्रुप से अलग किया है। तो वो जो दूसरा ग्रुप जिससे उन्होंने अलग किया है, उस ग्रुप का नाम है दस्युस या दास। तो अगर आप आर्यों की बात कर रहे हो, तो आर्य और दास या दस्यु जो है वो अलग अलग है। वो भी मैं आगे बताऊंगा कि दास और दस्यु अलग कैसे हैं। ठीक है, तो दास जो बेसिकली उनको अपन रिफर करते हैं, वैदिक आर्यन ने इनको अवृत बोला है, जो क्या करते हैं, ईश्वर की बनाई जो संरचना है उसको फॉलो अप नहीं करते, ईश्वर के बनाए कानूनों को फॉलो अप नहीं करते। या उनको अक्रतु बोला जाता है, जो
सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते, जो यज्ञों को परफॉर्म नहीं करते, या तो दासों को अव्रत बोला जाएगा या अक्रतु बोला जाएगा। ठीक है। अब आर्यन जो थे किस प्रकार के थे, मोनार्कियल थे। ठीक है। इनकी ट्राइब्स को क्या बोला जाता था, जन बोला जाता था। इनका चीफ होता था, उसको गोपति, गोपा या राजन बोला जाता था। आर्यंस में आर्टिसंस भी होते थे और इंपॉर्टेंट पर्सन में पुरोहित भी होते थे। ठीक है। आर्यंस के जो एनिमी थे उनको पानीज बोला जाता था। ठीक है। और आर्यों का पानीज के साथ वॉर ऑफ काउज हुआ था, मतलब गायों को लेकर इनका युद्ध हुआ करता था। और वो जो युद्ध होता था, उन युद्धों के नाम क्या थे? गविष्ठी, गवेशन और गोशु। ये 3 प्रकार के युद्ध आर्यों ने पानीज के साथ लड़े हैं, और इन युद्धों का नाम क्या है? गविष्ठी, गवेशन और गोशु। ठीक है। अब इनकी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो गोपति जो होता था आर्यों का, इसका जो ऑफिस होता था वो हेरिडिटरी नहीं होता था, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। तो वैसे गोपति का बेटा या जो गोपा या राजन का बेटा राजन नहीं बनेगा, वो बाय चॉइस होता था, लोगों के द्वारा चूज किया गया। ठीक है। सोसाइटी जो थी वो कास्ट लाइंस में डिवाइडेड नहीं थी। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर जगह पे इक्वालिटी थी, तो सोसाइटी इक्वालिटी भी नहीं थी, मतलब जेंडर बेसिस थोड़ा बहुत स्ट्रेटिफिकेशन या डिस्टिंग्विशमेंट चला करता था। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली होता था डिवीजन ऑफ लेबर और जेंडर में। तो जो जिसका जैसा कार्य होता था उसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता था। ठीक है। लोगों का जो ऑक्यूपेशन होता था वो बर्थ के बेसिस पे नहीं होता था, मतलब अगर आप जिस घर में पैदा हुए हो, जरूरी नहीं हो कि अगर आप किसी कारपेंटर के घर पैदा हुए तो कारपेंटर ही बनोगे। तो ये चीजें नहीं थी, आप अपना प्रोफेशन ऑक्यूपेशन चेंज भी कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद वर्ण जो था वो वैदिक और नॉन वैदिक पीपल के बीच में इनिशियल डिफरेंस जो था वो बताता था। तो वर्ण वर्ण आपको कैसे डिसाइड किया जाता था? तो वैदिक और नॉन वैदिक जो थे उनके आधार पे वर्ण डिसाइड होता था। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं ना कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो हुआ करता था लेबर और जेंडर के अकॉर्डिंग में, उसमें लेकिन सोशल मोबिलिटी भी थी, कोई भी स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की नहीं थी। मतलब अगर मान लीजिए लेबर डिवीजन हो भी रहा है तो ऐसा नहीं है कि लेबर जो है जीवन भर लेबर ही रहेगा, लेबर बाद में राजा भी बन सकता है। ठीक है। उसके बाद जो 4 वर्ण जो मेंशन किए गए थे पुरुष सूक्त में, जो 10th मंडल में दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वर्णों की बात करी गई है वो उसका मेंशन बेसिकली पुरुष सूक्त में इसके बाद ही लिखा गया था। ठीक है। तो अगर हम बात करें ना कि वर्ण जो थे, जो बेसिक्स इनिशियल डिफरेंस बताते थे वैदिक और नॉन वैदिक पीपल के बीच में, उनका जो ऋग्वैदिक पीपल का वर्ण समझने का मतलब पुरुष सूक्त के अकॉर्डिंग पे होता था। वो ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने किसी चीज को मनगढ़ंत तरीके से किया है, वो ग्रंथों के आधार पर ही वो वर्णों का वो डिफरेंशिएशन जो होता था वो वहीं से किया जाता था। अब बात करते हैं आर्यों का फैमिली सिस्टम। ठीक है। कुल जो होता था ये बेसिक सोशल यूनिट होती थी किसी फैमिली की। ठीक है। कुलापा जो होता था वो हेड ऑफ कुल होता था, कुल का जो हेड होगा वो कुलापा कहलाएगा। ठीक है। फैमिली जो होती थी जिसको हम एक जैसे कुल जो होता था ना वो विस और क्लैन का एक छोटा पार्ट होता था। तो अगर आपका एक बड़ा क्लैन है उसको विस बोलते थे, उसका एक छोटा पार्ट क्या होगा? कुल होगा। ठीक है। एक से ज्यादा क्लैन जो होते थे वो बन के मतलब कई ज्यादा विस मिलकर क्या बनेंगे? जन बनेंगे या ट्राइब बनेगी। ठीक है। तो कई प्रकार के क्लैंस जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? जन बनाते हैं, जो कि एक लार्जेस्ट सोशल यूनिट बनाता था। और ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम जो था वो पैट्रिलिनियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पे चलता था, मतलब पैतृत्व संपत्ति के आधार पे ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम चलता था। अब ऋग्वैदिक पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वैदिक पीपल के टाइम पीरियड पे कि कोई भी ऐसा सूक्त जो है वो डॉटर्स के लिए नहीं लिखा गया, लेकिन चिल्ड्रंस और कैटल्स के लिए कई प्रकार के ऋग्वैदिक सूक्त आपको मिलते हैं। तो ऋग्वेद में आपको मिल जाएगा कि कैटल्स के लिए प्रार्थना हो रही है, बच्चों के लिए प्रार्थना हो रही है, पर अलग से कोई वुमेन डॉटर्स के लिए अलग से प्रार्थना नहीं हो रही। ठीक है। लेकिन फिर भी वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी सोसाइटी में। कई प्रकार के ऐसे सूक्त थे जो वुमेन्स ने कंपोज किए थे। साथ में वुमेन्स का उपनयन संस्कार भी हुआ करता था, और वुमेन्स जो थी विधाता नाम की जो मीटिंग होती थी उस मीटिंग को भी अटेंड करती थी वुमेन्स। ठीक है। वुमेन्स के पास पूरा अधिकार होता था कि वो अपने लाइफ पार्टनर चूज कर सके। किसी प्रकार की चाइल्ड मैरिज, सती या पर्दा सिस्टम नहीं हुआ करता था। लेकिन कुछ ऐसे लेवरिएट जो थी सिस्टम हमको वहां पे मिलता है, मतलब हस्बैंड के मर जाने के बाद उसके छोटे भाई के साथ विवाह हो जाता था। ठीक है। साथ में विडो रीमैरिज भी हुआ करती थी। ठीक है। कुछ आपको ऐसे इंस्टेंसेस मिलते हैं जहां पर बहु विवाह हुआ करता था, या पॉलीगैमी या पॉलीएंट्री जो है ये प्रैक्टिस करी जाती थी
उस जगह पे, नहीं तो वुमेन्स की कंडीशन ओवरऑल जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में स्त्रियों के कुछ वस्त्र जो थे वैसे थे, अंतरीय और उत्तरीय प्रकार के वस्त्र जो थे ऋग्वैदिक टाइम के पीरियड स्त्रियां इस प्रकार के वस्त्र पहनती थी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज देखते हैं ऋग्वैदिक सोसाइटी के। तो पुरोहित जिन्हें हम प्रीस्ट कहते हैं, सेनानी लीडर ऑफ द आर्मी कहलाता था, ग्रामीणी लीडर ऑफ द विलेज कहलाता था। तो देखिए ये प्री से रिलेटेड सवाल है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज क्या थे ऋग्वैदिक सोसाइटी के? पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। ठीक है, ट्राइबल असेंबलीज इससे रिलेटेड ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्री में क्वेश्चन, इस पे फोकस करिएगा। इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज कौन कौन सी होती थी? पहले होती थी सभा, ये एक स्मॉलर बॉडी होती थी जो एलाइट्स के लिए होती थी, एक्सक्लूसिव बॉडी होती थी, जहां पर पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी जैसे लोग बैठते थे, वो सभा कहलाती थी। फिर होती थी समिति, ये ब्रॉड बेस्ड फोल्क असेंबली होती थी, जो उसमें राजन जो होता था, चीफ, वो उस पर प्रिसाइड करता था, तो वो हेड बैठेगा और उसके नीचे समिति बैठेगी। फिर आता था विधाता, ये ट्राइबल असेंबली थी, इसमें इसको वुमेन्स भी अटेंड करती थी इस ट्राइबल असेंबली को। फिर आता था गण, इसमें असेंबली ऑफ ट्रूप्स जो होता था वो गण कहलाता था। ठीक है, तो 4 प्रकार की असेंबलीज ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे हुआ करती थी। अब बात करते हैं मिलिट्री की। तो इनकी बहुत ही एडवांस मिलिट्री हुआ करती थी। इनकी मिलिट्री में ये लोग चैरियट्स, रथ और घोड़े यूज करते थे। 2 प्रकार की लड़ाइयां इन लोग लड़ते थे। जैसे एक तो प्री आर्यंस से, जिन्हें दास या दस्युस कहा गया है। तो देखो दास और दस्युस को, क्योंकि ये आर्यंस के पहले से यहाँ रह रहे थे, इसलिए इनको प्री आर्यंस का नाम दिया गया है। 2 प्रकार की मेन बैटल्स जो है वो हमको इसके बारे में ग्रंथों में इसके बारे में पता चलता है। एक तो जो लड़ाई हुई थी वो भारत के जो किंग थे दिवोदसा, इनकी जो लड़ाई हुई थी दासा नाम के एक संभारा से, उससे हुई थी, जिसमें दिवोदसा जीत गए थे। फिर उसके बाद वह एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है जिसका नाम है दशराजन का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो इसमें जो दिवोदसा थे उनके जो पोते थे सुदास, ग्रैंडसन ऑफ दिवोदसा, इनकी लड़ाई हुई थी दूसरे 10 अदर ट्राइब के राजाओं से, जिसमें पांचाजन, पंचजन, यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु और ध्रुव जो थे, इन लोगों के साथ इनका युद्ध हुआ था, जिसमें फाइनली कौन जीता था? सुदास जो थे वो ये जीते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दास और दस्यु की। अच्छा, ये वाला जो आपको है ना, ये ऋग्वेद में इसका मेंशन मिलता है। इन प्रकार की दोनों लड़ाई है ना, ये सब आपको दोनों ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, अब बात करते हैं दास और दस्यु की। दास और दस्यु कैसे थे? इनको हम एंशिएंट आर्यंस कह सकते हैं, जो वैदिक आर्यन से पहले आकर यहाँ पे रह रहे थे। इनके हमको कोई भी रिटन स्क्रिप्चर नहीं मिलते। ये लोग भी ट्राइबल सोसाइटी में रहा करते थे, और आर्यंस ने इनको खासतौर पे ईवल, इनह्यूमन और उस प्रकार के लोगों को लोग बोला है जो कानून, जो ईश्वर या क्या बोलते हैं, वैदिक आर्यंस के दिया गया जो कानून होते हैं वो उनको फॉलो अप नहीं करते। इनको हम कौन कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक इकोनॉमी की, कैसे चलती थी इनकी इकोनॉमी। ठीक है, ज्यादातर जो सोसाइटी थी प्री वैदिक या ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे, वो पेस्टरल सोसाइटी थी या कैटरल रेयरिंग सोसाइटी थी। ज्यादातर चरवाहे हुआ करते थे और यही इनकी डोमिनेंट एक्टिविटी थी। अगर हम मेजर ऑफ वेल्थ की बात करें तो किसी के पास कितना धन है कैसे पता चलता था? तो उसके पास जितनी कैटल्स होंगी, जितनी गाय होंगी, इतना ज्यादा वो रईस कहलाता था। तो जो रईस आदमी होता था उसको गोमत बोलते थे, क्योंकि इसके पास कौन है? बहुत सारी गायें हैं, इसलिए ये गोमत कहलाता था। किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग नहीं रखते थे। क्लैंस जो होते थे वो टोटल जितने भी रिसोर्सेज थे उन पे बराबरी का अधिकार रखते थे। सारे अधिकार, जितने रिसोर्सेज होंगे सबका बराबरी पे अधिकार होगा। यूनिट ऑफ करेंसी जो था वो था निक्शा होता था, मतलब ये गोल्ड की बनी हुई करेंसी वो लोग चलते थे। साथ में बार्टर सिस्टम भी चला करता था। काऊ, खासतौर गाय जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट रखती थी, यूनिट वैल्यू रखती थी किसी बेस में। तो अगर मान लीजिए गोदान जो होता था वो सिस्टम भी यहीं से निकल के आया था, जो बाद में आप देखते हैं, है ना। गायों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। कोई भी रेवेन्यू सिस्टम रेगुलर नहीं हुआ करता था, और किंगडम खासतौर पे मेंटेन किया जाता था बलि के द्वारा। तो वॉलंटरी ट्रिब्यूट इसको बोलते थे, मतलब लोग खुद से आकर दे देंगे तो ही वो उसको रखा जाता था, और उसी हिसाब से किंगडम चला जाता था। और बचा कुचा जो बाउंटी से जीती गई, लड़ाइयों से जो जीती गई जो बाउंटी होती थी, उससे किंगडम चलाया जाता था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है गिफ्ट एक्सचेंज या रिडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको प्रेस्टेशन बोलते हैं। तो प्रेस्टेशन बेसिकली खासतौर पे सबसे ज्यादा चलता था ऋग्वैदिक सोसाइटी में। तो प्रेस्टेशन बेसिकली क्या था कि प्रेस्टेशन में केवल इकोनॉमिक गुड्स ही नहीं, दूसरी चीजें जैसे कि स्त्रियां हैं या कर्टिसीज हैं, हॉस्पिटैलिटी है, मिलिट्री असिस्टेंट जो है, ये दिया जाता था। इसको प्रेस्टेशन बोलते थे। मतलब जो भी राजा होगा
उसकी सेवा के लिए लोग क्या करते थे, जैसे उसके बेटी ब्याह दी हो अपनी, या उनकी सेवा के लिए दे दी हो, या कोई सेवा अलग से अपनी दे रहे हो, या किसी प्रकार की जब समस्या पड़ती है तब जाकर उनकी मदद कर दी, या मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो ये प्रेस्टेशन का सिस्टम चला करता था। पुरोहित जो होते थे, प्रीस्ट, ये इस समय से दान और दक्षिणा जो थे ये रिसीव करते थे किसी प्रकार की रिचुअलिस्टिक सर्विसेज में। तो जब ये आकर यज्ञ वज्ञ परफॉर्म करते थे तब इनको दान और दक्षिणा मिलती थी। तो ऐसे करके पुरोहित जो थे इनको भी दान इस टाइम पीरियड पे मिला करता था। हम बात करते हैं ऋग्वैदिक एग्रीकल्चर की। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे जैसे मैंने बताया लोग नोमैडिक हुआ करते थे, तो कंटिन्यूस ट्रैवल करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो था ये प्रैक्टिस करते थे। हमें ज्यादा ग्रेन्स के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन यावा या जिसे हम बार्ले कहते हैं इसके बारे में हमको पता चलता है कि ये लोग बार्ले उगाया करते थे। वुडन प्लग जो कि फाल या लांगला या इसको सिरा कहते थे, इसका यूज हुआ करता था। तो किसी प्रकार का आयरन या मेटल वो लोग नहीं जानते थे तो वुडन प्लग्स यूज करते थे। इंद्र को उर्वजीत कहा जाता था, जिसे विनर ऑफ फर्टाइल लैंड बोला जाता था। इंद्र देवता की पूजा भी होती थी। फिर क्षेत्रपति की बात करी जाती थी, तो इंद्रदेव को क्षेत्रपति भी बोला जाता था, जो गार्डियन डायटी ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो उन्हें रेफरेंस के तौर पे कहा जाता था। ठीक है, किसी प्रकार की आयरन टेक्नोलॉजी नहीं थी पता थी, लेकिन कॉपर का यूज अक्सर किया जाता था। हमेशा याद रखिएगा ऋग्वैदिक टाइम पीरियड पे कॉपर जो था वो चला आ रहा था। ठीक है, हमको बहुत कम मेटलर्जिकल एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है कि कैसे हमको कोई रेफरेंस नहीं मिलते कि मेटलर्जी जो थी वो ज्यादातर प्रैक्टिस हुआ करती थी। अब किस प्रकार की क्राफ्ट मेकिंग वो किया करते थे, जैसे कार्ट मेकिंग था, कारपेंटरी थी, टैनिंग थी, स्विमिंग थी, वेविंग थी, इसके मेंशन हमको मिलते हैं। खास तौर पे जो चैरियट मेकर हुआ करता था, जो रथ बनाता था, इसका एक स्पेशल स्टेटस होता था सोसाइटी में। ठीक है, और वहां के लोग जो थे अपने खाली समय में चैरियट रेसिंग मतलब रथों की दौड़ भी करते थे और साथ में चौसर भी खेला करते थे। इन्हें हम पॉपुलर पास टाइम के तौर पे देख सकते हैं। तो जो आज का चौसर जो गेम है ना, ये इस दौरान से चल रहा है, मतलब 2-2.5 हजार साल पहले से चला आ रहा है। ठीक है, हम बात करते हैं रिलीजन की। तो किस प्रकार का रिलीजन ऋग्वैदिक टाइम के लोग प्रैक्टिस करते थे, ये याद रखिए कि किसी भी प्रकार के टेम्पल या आइडल वर्शिप ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं होते थे। आज के समय में जो हमको जितने भी मंदिर मिलते हैं ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद में बनाए गए आइडल वर्शिप में थे, लेकिन शुरुआती ऋग्वैदिक लोग किसी प्रकार का ना तो मंदिर था उनके पास और ना ही आइडल वर्शिप वो करते थे। नेचुरल पॉलिथिज्म जो था, जिसे हम प्रिमिटिव एनिमिज्म भी मांग सकते हैं, वो चीज प्रैक्टिस करा जाता था। तो उसमें क्या क्या होता था, जैसे कि वो लोग पूजा करते थे विंड की, रेन की, वाटर की, थंडर की। तो जैसे आपको पता होगा कि वर्षा के जो देवता थे उनको इंद्र बोला जाता था, है ना। वरुण देव जो होते थे वो पूजा जाते थे, रुद्र देव पूजा जाते थे, तो उनको थंडर के तौर पे देखा जाता था, तो वैसे उनको पूजा जाता था। पूजने का तरीका क्या होता था, यज्ञ के थ्रू उनकी पूजा करी जाती थी। और यज्ञ के समय में कई एनिमल सेक्रीफाइसेस करी जाती थी, लेकिन गायों को नहीं सेक्रीफाइस किया जाता था, गायों की बलि नहीं दी जाती थी, क्योंकि गायों को मेंशन किया जाता था अघन्य के तौर पे, जिन्हें नॉट टू बी किल्ड बोला जाता है, कि गायों को की बलि नहीं दी जाती थी, लेकिन दूसरे जानवरों की बलि दी जाती थी। अब ऋग्वैदिक डाइटीज कौन कौन से थे, खासतौर पे अक्सर पूछा गया है, ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वैदिक डाइटीज में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले इंद्र, इनके ऊपर 250 लगभग सूक्त लिखे गए हैं। इनको पुरंदर के तौर पे भी कहा जाता है, तो पुरंदर मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। दूसरा इनका नाम माघवन भी है ना। और एक है वृत्रहरण, मतलब स्लेयर ऑफ वृत्र नाम के राक्षस को इन्होंने मारा था, तो इनका नाम वृत्रहरण भी है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट देवता है जिनका नाम है अग्निदेव। इनके ऊपर लगभग 200 हाइम्स लिखी गई हैं। इनको पृथ्वी और स्वर्ग का पुत्र भी के तौर पे बोला जाता है। ये क्या है, देवताओं और मनुष्यों के बीच के इंटरमीडिएटरी के तौर पे इनको बोला जाता है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट वरुण देव। ठीक है, तो इनको जो कॉस्मिक ऑर्डर है, जो रीत चली आ रही है, वो इसकी देखा रेख करती है। तो जैसे आपने सुना रघुकुल रीत सदा सदा चली आई, तो जो रीत शब्द है उसको जो देखने वाले हैं वो वरुण देव हैं। तो जो एथिकली या हाईएस्ट ऑफ ऋग्वैदिक गॉड्स में हम देखते हैं, तो उनको वरुण देव को माना जाता है। ठीक, तो जितना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है या जो कॉस्मिक ऑर्डर जो है उसकी देखरेख कौन करते हैं, वरुण देव करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट देव है सोम। इनको गॉड ऑफ प्लांट्स या किंग ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनको स्पेशल गॉड ऑफ ब्राह्मण के तौर पे भी जाना जाता है। इनके ऊपर लगभग 11वें मंडल की ज्यादातर हाइम्स जो है वो सोम देवता के ऊपर लिखी गई है।
आर्यंस का ऐसा मानना था कि जो हिमालय या जिसे मुंजवत पर्वत के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये सोम का प्लांट जो है वो उगता है। तो ऐसा बोला जाता है कि सोम का प्लांट एक छोटा सा प्लांट था, एक खास प्रकार के पूर्णमासी के समय पर ही वो खिलता था, और उससे कुछ एक ड्रिंक बनाया जाता था जो अर्पित इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को किया जाता था। तो सोम जो है उसकी यहाँ पे है। अच्छा, सोमदेव के नाम पे हम सोम को भगवान शिव को भी तौर पे देखते हैं, पर हमको यहाँ पर मेंशन नहीं मिलता है कि सोम देवता जो थे वो भगवान शिव के शिव हुआ करते थे। लेकिन रुद्र नाम के एक देवता थे जिनको हम मॉरल आर्चर के तौर पे जानते हैं, जिनके तीर से डिसीजेस आया करती थी, और इनको ऐसा माना जाता था कि ये पहाड़ों पर रहते हैं और जो जड़ी बूटी जो है, हीलिंग हर्ब्स हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इनको बाद में हमने एज एन प्रोटोशिवा के तौर पे आइडेंटिफाई किया। तो प्रोटोशिवा बेसिकली हमको फिगर कहाँ पे मिलता है, हड़प्पन साइट पे हमको प्रोटोशिवा का फिगर मिल रहा है, और हमने उसको रुद्र देवता के तौर पे माना है कि ये भगवान शिव का ही किया है। तो ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस पे अभी हम देख रहे हैं कि किस पे थे। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट देवता थे, वो रुद्र थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट देवता है जिनका नाम है यम, जिन्हें हम गॉड ऑफ डेथ के नाम पे जानते हैं। ठीक है, फिर एक देवता थे पोषण, पोषण के देवता हैं। तो पूषण या पोषण आप इनको कह सकते हैं। इनको गॉड ऑफ जंगल पाथ कहा जाता था, हर्ड्समैन के गॉड थे, और कैटल के गॉड थे, वो पोषण देवता थे। तो जो जंगलों के तौर से जो होने वाली जो गलियां जो जाती थी, वहां पर जो सुरक्षा देने वाले थे होते थे वो पूषण देवता होते थे। जो चरवाहे होते थे वो लोग भी पूषण देवता को पूजते थे, और जो गायों को चराते थे वो लोग भी पूषण देवता को पूजते थे। फिर एक इंपॉर्टेंट देवता है सूर्य देव, है ना। इनको दायुस के पुत्र के तौर पे माना जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, अंधेरे को भगाने का काम करते हैं, सूर्य देव। फिर आती है गॉडेस अदिति। ठीक है, इनको गॉडेस ऑफ एटर्निटी बोला जाता है, सारे देवताओं की माता बोला जाता है, और ये क्या करती है, आपको ईवल, हार्म और सिकनेस से बचाती है। फिर एक देवी है सावित्री, जिनको सोलर डाइटी के तौर पे देखा जाता है। इन्हीं के ऊपर गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है, इनको इन्हीं के ऊपर गायत्री मंत्र लिखा गया है। तो देवी का नाम क्या है, सावित्री। फिर आती है देवी पृथ्वी, तो अर्थ गॉडेस के नाम पे आता है। फिर आते हैं विष्णु देव, जिन्हें हम अभी बेनिवोलेंट गॉड के तौर पे हम पूछते हैं, और इनको बार बार इनके बारे में ग्रंथों में आपको वर्णन मिल जाता है। फिर देवता होते हैं मरुत, इनको रुद्र के पुत्रों के तौर पे देखा जाता है, और ये क्या करते हैं, तूफानों को लेकर आते हैं। इनको खास तौर पे मरुतों को किससे जोड़ा जाता है, तूफानों से जोड़ा जाता है। फिर देवता कौन से है, वायु, इनको गॉड ऑफ विंड्स बोला जाता है। फिर अश्विन देव हैं, तो इसमें ट्विन गॉड्स हैं, ये जो गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी है ना। तो ये जुड़वा भाई हुआ करते थे, अश्विन। फिर है उषा नाम की देवता, तो इसको इनको गॉडेस ऑफ डॉन एंड इनको कम से कम 300 बार मेंशन किया गया है उषा नाम की देवता देवी का। फिर आता है सिनीवली। ठीक है, जो बच्चों की सुरक्षा करती या बच्चों को देती हैं, मतलब गर्भवती स्त्रियां सिनीवली देवी की पूजा करती थी ताकि उनको गर्भ धारण करने में आसानी हो। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट देवता ऋग्वैदिक के टाइम पीरियड के देवता है। फिर इसके अलावा कुछ डेमी गॉड्स भी है, उनको भी पूजा जाता था, जैसे कि गंधर्व, इनको डिवाइन म्यूजिशियन के तौर पे जो गाना बजाना करते हैं वो है। फिर अप्सराएं हैं, इन्हें गॉड्स की मिस्ट्रेस के तौर पे देखा जाता था। फिर विश्व देवास हैं, ठीक है, इन्हें इंटरमीडिएट डाइटीज बोला जाता था। फिर आर्यमान है, जो मैरिजेस और कॉम्पैक्ट्स जो है उनकी जो सुरक्षा करते हैं, उनको आर्यमान बोला जाता है। तो ये दूसरे देवता हुआ करते थे। अब हम आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड पे। तो हमारा प्री वैदिक पीरियड हो गया, अब आ जाते हैं हम पोस्ट वैदिक पीरियड पे। तो पोस्ट वैदिक पीरियड पे चीजें बहुत चेंज हो गई थी। तो पोस्ट वैदिक पीरियड का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैप है। पोस्ट वैदिक पीरियड में जो लोग हैं वो चल के थोड़े साउथ साइड में यहाँ पे आ गए हैं, और अलग अलग जगह पे इन्होंने अपने राज्य यहाँ तक बना लिए। तो इसमें विदेहा, मगध, कोसल, पंचाल, कुरु, है ना, ये सारी चीज बाद में आके जब वो बस गए थे तब का। तो इसमें क्या हो जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया सबसे पहले पोस्ट या लेटर वैदिक पीरियड में चेंज हो जाता है, और ये ज्यादातर कौन से रीजन में आके बसने लगते हैं, इंडो गंगेटिक रीजन में। सप्त सिंधु से खिसक के कहाँ पे आ गए, वो इंडो गंगेटिक रीजन पे आ गए, है ना, या अपर गंगा वैली के टाइम जगह पे। सबसे पहली बार राष्ट्र शब्द जो है वो इसी टाइम पीरियड पे अपीयर करता है। अभी तक राष्ट्र की बात नहीं करी गई थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आपको राष्ट्र भी मिलता है। अब जो लड़ाइयां होती थी वो टेरिटरीज के लिए होती थी, गायों के लिए नहीं होती थी। पहले लड़ाइयां गायों के लिए होती थी, अब लेटर वैदिक पीरियड में टेरिटरी की लड़ाई होती थी। सोसाइटी जो थी वो धीरे धीरे टर्न कर रही थी और अपने आप को, और शुरुआती जनपद जो थे इस दौर में निर्माण हो रहे थे। पेस्टोरल सोसाइटी जो पहले चरवाहों की सोसाइटी थी, वो बदल के कैसी हो गई थी, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी हो गई थी, क्योंकि अब लोग आके बसने लगे थे। ठीक है,
लेटर वैदिक पीरियड में जो इम्पोर्टेंट बड़ी जगहें जो है ना, जैसे यहाँ पे मद्र है ना, त्रिगर्त है, कुरु है, पांचाल है, कोसल है, विदेह है ना, कुंती है, मत्स्य है, इस प्रकार की जो ट्राइब जो थी है ना, ये यहाँ पे गांधार है, ये लोग सब आके यहाँ पे बसने लगे थे है ना। उत्तर उत्तर मद्र है ना, कपिस्थला है, ये सब आके यहाँ पे आप देखेंगे अंग है, मगध है, काशी है, छेदी है, सफाल है, विंध्य है, विदर्भ है। तो ये अब क्या होने लगी थी, ये बड़ी बड़ी ट्राइब्स अब यहाँ के बसने लगी थी। ठीक, इस समय जो सबसे बड़ी चेंज हुए थे वो हुए थे रूल ऑफ मोनार्की में। ठीक है, तो किंग जो था, किंग की खुद की एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, लेकिन ट्राइबल यूनिट्स जो थे उनको युद्ध के समय में बुला लिया जाता था। ठीक है, इलेक्शन ऑफ जो चीफ्स होते थे वो अभी भी हेरिडिटरी होने लगे थे इस टाइम पीरियड से। मतलब पहले ये होता था कि पहले चूज किया जाता था, अब ऐसा होने लगा था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसी टाइम पीरियड से चालू हुआ था। किंग का इन्फ्लुएंस इसलिए होता था, मतलब किंग अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए कई प्रकार के यज्ञ करना राजाओं ने चालू कर दिया, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, है ना। ये यज्ञ का सिस्टम भी आपको लेटर वैदिक पीरियड से मिलता है। किंग जो यूजुअली उसको एज एन क्षत्रिय बोला जाता था, मतलब क्षत्रिय के तौर पे ही, मतलब क्षत्रिय कुल से ही किंग निकल के आएगा। ठीक है, और जो ऑफिस ऑफ मोनार्क रहेगा, अब जो राजा रहेगा वो टोटल हेरिडिटरी बनता जा रहा था इस टाइम पीरियड से। और राजा को जो अलग अलग प्रकार के नामों से भी बुलाने लगे थे, तो राजा को या तो विराट बोलते थे, या सम्राट बोलते थे, या भोज बोलते थे, या स्वरत बोलते थे। तो इस प्रकार के नामों से राजाओं को जाने जाने लगा था। ठीक है, इस समय जो सबसे बड़ी हुई थी वो सोसाइटी में कौन सा चेंज हुआ था, सबसे पहला चेंज हुआ था वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ था, वर्ण आश्रम धर्म सोसाइटी जो थी इसका अब नया जो सिस्टम था वो बन के आ गया था। जो ऊपर के जो 3 वर्ण थे उनको द्विज के तौर पे जाने जाने लगा था, और सोसाइटी जो थी वो रिजिड हेरारिकल सोसाइटी होने लगी थी, है ना, जिसमें सोशल मोबिलिटी जो थी, मतलब जैसे अब लोग आसानी से अपने वर्ण नहीं चेंज कर पाते थे, अब ये थोड़ा सा टफ हो गया था। एजुकेशन जो था वो लार्जली किनके अंदर में हो गया था, जो द्विज होते थे, जिनका उपनयन संस्कार होता था, एजुकेशन केवल उन्हीं को मिलता था। ठीक है, सभा और समिति जो थी वो अभी तक चली आ रही थी, लेकिन विधाता जिसको स्त्रियां अटेंड करती थी वो जो मीटिंग का तरीका था वो टोटल खत्म हो गया था। फैमिली सिस्टम में क्या चेंज आ गए थे, अब जो था लेटर वैदिक पीरियड में आपको जॉइंट फैमिली मिलती है जिसमें 3 से 4 जनरेशन साथ में रहा करती थी, तो इतना फैमिली यूनिट में चेंजेस आए थे। कंडीशन ऑफ वुमेन में क्या चेंज हुआ था, तो जहां पर पहले वुमेन्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा हुआ करती थी, अब वुमेन्स ने क्या किया था, समिति और विधाता जो पब्लिक असेंबली होती थी उसको अटेंड करना बंद कर दिया था। कुछ कुछ आपको ऐसे इंस्टेंसेस सती के मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसे टेक्स्ट इस टाइम पीरियड पे लिखे गए थे जिसमें स्त्रियों को जुए से और शराब से कंपेयर करने लगे थे। तो आपको ऐसे कुछ सिस्टम में, ग्रंथों में ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पर वुमेन्स का कंपैरिजन शराब से और किससे होने लगा था, जुए सट्टे से होने लगा था। ठीक है, इस समय प्रिवेल हुआ था गोत्र सिस्टम। ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में गोत्र सिस्टम आया था। गोत्र का बेसिकली मतलब क्या होता था कि मतलब कोई एक ऋषि हुआ करते थे, उनके जो गायों का जो उनका ग्रुप होता था, वहां से जिनको दूध बढ़ता था वो सिंगल गोत्र के लोग कहलाने लगे थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि किसी कॉमन एंसेस्टर से गोत्र सिस्टम निकलता था। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट जो मेन गोत्र हैं वो मेन इंपॉर्टेंट सप्त ऋषियों से निकले हैं, जैसे कश्यप है, वशिष्ठ है, भृगु है, गौतम है, भरद्वाज है, अत्रि है, विश्वामित्र है, अगस्त है। तो ये मेन 7 सेजेस से, और 7 सेजेस से ही क्या निकलते थे, उनके 7 गोत्र भी निकलते थे। ठीक है, जो सेम गोत्र होते थे उनके बीच में मैरिज जो होती थी उनको फॉरबिडन कर दिया गया था, आप नहीं कर सकते थे। केवल चंद्रयान पेनेंस जो होता था उसी में क्या था कि आप सिंगल जो मैन थे वो सेम गोत्र की स्त्री से विवाह कर सकते थे। तो एक प्रकार का आपको पहले इसमें तपस्या करनी पड़ती थी, ये पेनेंस करना पड़ता था, उसके बाद ही आप सेम गोत्र में मैरिज कर सकते। तो इस समय देखिए, इस समय भी सुप्रीम कोर्ट में एक वो चल रहा है केस जिसमें सपिंदा विवाह जो है उसका विवाह की अभी उसमें केस चल रहा है। तो सपिंदा विवाह मतलब होता है सेम गोत्र में मैरिज करना, सपिंदा विवाह कहलाता है। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, ये इसी टाइम पीरियड से निकला है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी में बहुत चेंज आया था। इस टाइम पीरियड को हम कैसे क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर
या आयरन फेस कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो इस समय क्या था कि आयरन का यूज जो था वो चालू हो गया था। तो लगभग 1000 BC के आसपास में हमको कृष्ण आयास या श्याम आयास नाम का हमको एक मटेरियल मिलता है जिसको हम आयरन बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स के बारे में लोगों को जानकारी होने लगी थी, तो आयास जो है ना, आयास आयास या तो वो लोग कॉपर को मेंशन करते थे या ब्रॉन्ज को मेंशन करते थे, ठीक है। तो लोगों को आयास के बारे में पता था, कॉपर और ब्रॉन्ज के, लेकिन बाद में आयरन का उपयोग भी धीरे धीरे चालू हो गया था, ठीक है। सोसाइटी जो थी वो ज्यादातर अभी भी रूरल थी, लेकिन अर्बनिज्म जो था इस टाइम पीरियड पे चालू हो गया था, धीरे धीरे नगर बसना चालू हो गए थे। फिर एग्रीकल्चर क्या था, वो चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बचा था, ठीक है, और फैमिली के द्वारा चलाया जाता था, ठीक। लेकिन अभी भी जो लैंड हुआ करती थी ना, वो पूरे क्लैन के द्वारा ही या पूरे विश्व के द्वारा ही ओन करी जाती थी। अभी मतलब प्रॉपर्टी सिंगल सिंगल लोग की नहीं होती थी, ठीक है। लैंड को अभी भी अब लेकिन प्रॉपर्टी के तौर पे देखा जाता था, और हेड ऑफ द हाउस होल्ड जो होता था वो ओन करता था किसी भी लैंड को, और उसको गृहपति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर हमको दो खास तौर पे राइस, व्रीही और वीट, गोधुमा, इसके बारे में पता चलता है कि ये लोगों की स्टेपल डाइट्स हो गई थी। इसके अलावा में लेंटिल्स, दाल जो थी ये उगाने लोग लगे थे। फिर रिचुअल्स में तिल का उपयोग होने लगा था। तिल के तेल का उपयोग किसमें होने लगा था? रिचुअल्स में होने लगा था। तो ये टाइम पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में आपको पता चलता है। अब बात करते हैं क्राफ्ट की। तो क्राफ्ट में वो क्या क्या करते थे? तो क्राफ्ट बनते थे कास्ट किस किस चीज के? टिन, लेड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज और कॉपर के। ये जो थी, ये इनके बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी, लोग इसको बनाने लगे थे और इसी के क्राफ्ट बनना चालू हो गए थे। कॉपर खास तौर पे बहुत यूज होता था, और किस जगहों पे हमको अवशेष मिलते हैं इसके? पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स में आपको कॉपर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। खास तौर पे बात यह है कि लोगों को खास तौर पे बात यह है कि लोगों को ग्लास बनाने का तरीका पता चल गया था, और वो ग्लास बनाना चालू हो गया था, ठीक है। फिर श्रेणियों के बारे में हमको पता चलता है कि श्रेणियां जो थी, जिसको हम गुल्ड या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं मर्चेंट्स की, उसके बारे में भी हमको इंडिकेशन पता चल जाता है कि श्रेणियां हुआ करती थी मर्चेंट्स की, ठीक है। 4 प्रकार की पॉटरीज जो थी वो यहाँ पे यूज होती थी इस टाइम पीरियड पे। एक था पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, फिर ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी, फिर ब्लैक स्लिप्ड वेयर पॉटरी, और फिर रेड वेयर पॉटरी। तो यहाँ पे चारों आप ये देख लेंगे, ये चारों पॉटरी जो हमने बताई है, पहली वाली वही है, पेंटेड ग्रे वेयर है, दूसरी ब्लैक एंड रेड वेयर है, तीसरी ब्लैक स्लिप्ड वेयर है, और चौथी यहाँ पे रेड वेयर पॉटरी। तो चारों प्रकार की पॉटरी जो थी हमको पता चलती कि इस टाइम पे बनाया जाता था। मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या था? अभी भी बार्टर सिस्टम और निक्शा, मतलब जिसमें गोल्ड कॉइन्स यूज होते हैं, ये दोनों चला करता था, ठीक है। फिर वैगन्स का यूज होता था, और ऑक्स में मतलब बैल बंधा करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, बैलगाड़ियों का ज्यादातर यूज हुआ करता था, ठीक। अब बात करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन की। तो रेवेन्यू कलेक्शन बेसिकली कैसे होता था? वॉलंटरी ऑफरिंग अभी भी हुआ करती थी, है ना, लेकिन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस या ट्रिब्यूट्स जो थे उनको मैंडेटरी कर दिया था। तो पहले जहां पर बलि का सिस्टम ये था कि लोग वॉलंटरी करते थे, तो वॉलंटरी अभी भी करते थे, लेकिन टैक्सेस देना अब जरूरी हो गया था, क्योंकि बड़े बड़े नगर बस रहे थे, तो उनको चलाने के लिए ये चीज लगती थी। अब टैक्स जो कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे? संग्रहित्री। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। टैक्स कलेक्शन वाले को क्या बोलते थे लेटर वैदिक पीरियड में? संग्रहित्री बोलते थे। वैश्यास जो होते थे खास तौर पे, ये लोग ट्रिब्यूट पेयर्स होते थे, ये लोग बड़ी बड़ी ट्रिब्यूट्स राजाओं को दिया करते थे, ठीक है। हम बात करते हैं रिलीजन की। तो रिलीजन किस प्रकार का प्रैक्टिस किया जाता था? तो सेक्रीफाइसेस एक इंपॉर्टेंट हो गए थे, मतलब यज्ञ वज्ञ के समय में सेक्रीफाइसेस की इसकी संख्या बढ़ गई थी। तो कई प्रकार के यज्ञों का परफॉर्मेंस यहाँ पे हुआ करता था, और यज्ञ दो कारण से किए जाते थे। पहला तो जो चीफ होते थे, लोगों के ऊपर उनकी अथॉरिटी आ जाए, इसलिए भी यज्ञ किए जाते थे। दूसरा, अपनी टेरिटोरियल यूनिट को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने राज्य विस्तार के लिए भी यज्ञ किए जाते थे, है ना। उसमें क्या होता था कि आसपास के राज्य के लोगों को भी बुलाया जाता था, ठीक। अब जैसे पुराने जो देवता थे, जैसे अग्नि और इंद्र जो थे, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, और प्रजापति या क्रिएटर जो थे उनको ज्यादातर पूजा जाने लगा था। फिर दूसरे जैसे गॉड्स थे, जैसे कि भगवान विष्णु है ना, जिनको प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर बोला जाता था, और दूसरे रुद्र हैं, भगवान शिव है, इनकी पूजा थी वो बढ़ गई थी। आइडल्ट्री जो थी ये यहाँ पे प्रैक्टिसिंग चालू हो गई थी, मतलब मूर्ति पूजा जो था वो इस टाइम पीरियड से चालू हो गया था। कुछ ऐसे सोशल क्लास थे, उन्होंने अपनी खुद की भी देवता बनाकर रखे थे, मतलब जैसे कि शूद्रों ने अपने पोषण नाम के देवता को शूद्रों ने अपने देवता बनाकर रख लिए थे।
अब देखते हैं अपन की कंसेप्ट जो यूजुअली प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत याद रखिएगा, इसको अच्छे से याद रखना। ये यूपीएससी में, पीएससी में, किसी भी एग्जाम में यूजुअली पूछे जाने सवालों में से है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला आता है जैसे गोत्र। गोत्र आपका सोर्स कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से आपको गोत्र का सोर्स मिलता है। पुरुष सूक्त तो आपको कहाँ से मिलता है? पुरुष सूक्त आपको ऋग्वेद से मिलता है। तो इसमें मंडल में बता चुका हूँ, मंडल भी याद रखिएगा। पहले 3 आश्रमों के बारे में आपको कहाँ से पता चलता है? छंदोग उपनिषद से। 4 आश्रम के बारे में, चौथे आश्रम के बारे में आपको मिलता है जबाला उपनिषद से। संसार, जिसमें ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात, ये आपको मिलता है बृहद्रण्यक उपनिषद जो है उससे। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये आपको कहाँ से पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है। सत्यमेव जयते आपको कहाँ पता चलता है? मंडूक उपनिषद में लिखा है सत्यमेव जयते। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रूथ त्रिमूर्ति किस में लिखी गई है? मैत्रेयानी उपनिषद में। ग्रेट फ्लड्स का जिक्र किस में है? शतपाथ ब्राह्मण में है। क्षत्रिय जो ब्राह्मणों के ऊपर, पहले क्षत्रिय ब्राह्मण के ऊपर आते थे, ये आपको किस ग्रंथ में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किस में लिखा है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यूपीएससी या एमपीपीएससी के सवालों में पूछे जा सकती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो कवर अप कराया है वो दोनों प्री और मेंस के लिए दोनों था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादातर लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोज और अच्छे लगे तो प्लीज हमें फॉलो अप करते रहिए। थैंक यू।